धीरे धीरे जब हम यूरोप के 17th सेंचुरी के दौर में जाते हैं तो हम एक बहुत ही डायनामिक टाइम देखते हैं। ये वो समय था जब साइंस और फिलॉसफी दोनों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। इस दौरान कुछ लोग साइंस में नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और कुछ पुरानी फिलॉसफी को चैलेंज कर रहे थे। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन शुरू हो चुकी थी जिसमें गैलीलियो, केपलर, बेकन जैसे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे। साइंस की दुनिया में लोग नए तरीके से सोच रहे थे। जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप यानी दूरबीन का यूज करके दिखाया कि यूनिवर्स वैसे काम नहीं करता जैसे चर्च या पुरानी बुक्स कह रहे थे। गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब एक नई सोच को जन्म दे रहे थे। ये एक बड़ा दौर था जब यूरोप में साइंस और रीजनिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा था। अब समझने वाली बात यह है कि उस समय फिलॉसफी को कैसे देखा जाता था। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलेस्टिसिज्म का राज था। स्कॉलेस्टिसिज्म एक ऐसी थॉट प्रोसेस थी जो पुरानी ग्रीक और रोमन फिलॉसफी, उसमें भी मेनली एरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी के साथ मिला के देखती थी। यूनिवर्सिटीज में एरिस्टोटल की फिलॉसफी को फाइनल वर्ड माना जाता था। एरिस्टोटल के आइडियाज को चैलेंज करना या उनमें डाउट करना अलाउड नहीं था। उस समय की एजुकेशन सिस्टम का यही तरीका था, बस रट रट के याद करिए और पुरानी बातों को मान लीजिए और नई सोच बनाना अलाउड नहीं था। डेकार्टे को ये रिजिड तरीका पसंद नहीं था। डेकार्टे चाहते थे कि फिलॉसफी को एक नए तरीके से देखा जाए। अरिस्टोटल के पुराने रूल्स और प्रिंसिपल्स को डाउट करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम सच तभी जान सकते हैं जब हम अपनी सोच को नए तरीके से बेस करें। ये उस समय एक बिल्कुल नए तरीके की शुरुआत थी जिसमें डाउट यानी संदेह को पहला स्टेप बनाया गया। डेकार्टे का एक मिशन था। उनका मानना था कि पुरानी फिलॉसफी को एक नए फाउंडेशन यानी नए आधार पे दोबारा सोचने की जरूरत है। डेकार्टे ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने नॉलेज के फाउंडेशन को समझना होगा। उन्होंने सब कुछ डाउट करना शुरू किया। हर एक चीज को, चाहे वो सेंसेस यानी इंद्रियां हो या रीजनिंग यानी तर्क। उनका मानना था कि जब तक हम पुराने सिस्टम्स को पूरी तरह डाउट नहीं करेंगे, हम सच तक नहीं पहुंचेंगे। डेकार्टे का ये अप्रोच आज भी रिवॉल्यूशनरी माना जाता है। उन्होंने कहा कि नॉलेज का सच तभी शुरू होगा जब हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स से अपनी सोच को शुरू करेंगे। ये उनका फर्स्ट प्रिंसिपल्स का अप्रोच था। उन्होंने एक ऐसी सोच शुरू की जिसमें फाउंडेशन सॉलिड हो और जो भी हम उसके ऊपर बिल्ड करें वो बिल्कुल क्लियर और अनडिनाएबल हो। डेकार्टे का मेन गोल था सर्टेनिटी को ढूंढना, ऐसी नॉलेज जो डाउट के परे हो। उन्होंने कहा कि अगर हमें साइंस, मैथ और फिलॉसफी को समझना है तो पहले हमें एक ऐसे रूल पे काम करना होगा जो बिल्कुल सॉलिड और सर्टेन हो। रेने डेकार्टे का जन्म 31 मार्च 1596 यानी 1596 को ला हाया एंड टोरेन, फ्रांस में एक नोबल फैमिली में हुआ। अर्ली लाइफ में डेकार्टे काफी प्रिविलेज्ड थे, लेकिन उनका हेल्थ थोड़ा वीक था। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी एजुकेशन ले और इसीलिए उन्हें जेसुइट कॉलेज ऑफ ला फ्लीश भेजा गया जब वो 8 साल के थे। जेसुइट कॉलेज उस टाइम का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था। वहाँ डेकार्टे को क्लासिकल एजुकेशन दी गई जो मेनली लैटिन, ग्रीक और फिलॉसफी पर बेस्ड थी। ये वही टाइम था जब फिलॉसफी को एरिस्टोटल के रूल्स के हिसाब से पढ़ाया जाता था। इस एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस रट्टा लर्निंग और एरिस्टोटल के आइडियाज को रिपीट करने पर था। लेकिन डेकार्ट को अपने स्कूल के फाइनल ईयर्स में ये सिस्टम थोड़ा सुपरफिशियल लगने लगा। उनको लगता था कि एरिस्टोटल के आइडियाज को ब्लाइंडली फॉलो करना और रीजनिंग का कम यूज करना सच को समझने का सही तरीका नहीं है। जेसुइट कॉलेज ने उन्हें
लॉजिक सिखाई, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक नए सिस्टम के लिए क्यूरियोसिटी जगाई, एक ऐसे सिस्टम के प्रति जो डाउट करने पर बेस्ड हो और पूरी तरह से सॉलिड लॉजिक पर टिका हो। डेकार्टे को जेसुइट कॉलेज में मैथ्स यानी गणित और ज्योमेट्री से भी एक्सपोजर मिला। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उनको सर्टेनिटी मिलती थी। यहाँ से उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मैथ्स जैसा सर्टेनिटी और क्लैरिटी फिलॉसफी में भी लाई जा सकती है। उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में यही थॉट सीड बनकर उनके अंदर छुप गया था। डेकार्ट की मिलिट्री ट्रेनिंग और ट्रेवल्स ने उनके थॉट प्रोसेस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। 1618 में डेकार्ट ने डच मिलिट्री ज्वाइन किया, लेकिन उनका फोकस मिलिट्री स्ट्रेटजी या वॉर टैक्टिक्स पर कम था और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने विचारों पर चिंतन और ट्रेवलिंग से नए आइडियाज पाने में ज्यादा था। मिलिट्री लाइफ उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपोजर देने लगी। जब वो आर्मी के साथ घूम रहे थे तब उन्होंने कई देश देखे और उनके कल्चर, साइंस और ट्रेडिशंस का भी संवाद किया। ये उनका वर्ल्ड व्यू ब्रॉडन कर रहा था। मिलिट्री में होने के बावजूद उन्होंने साइंस और फिलॉसफी को अपना मेन फोकस बनाए रखा। उन्होंने यूरोप में अलग अलग जगह घूमते वक्त कई साइंटिफिक मूवमेंट्स देखे। उनके ट्रेवल्स में उन्होंने नीदरलैंड्स और जर्मनी के साइंटिफिक कम्युनिटी से मुलाकात की। डेकार्ट का मानना था कि ये ट्रैवल उनको एक आउटसाइडर की तरह दुनिया को देखने का मौका दे रहे हैं। ये आउटसाइडर का व्यू पॉइंट उनके फिलॉसफी में रिफ्लेक्ट करता है, जहां वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को डाउट करते हैं और नए तरीके से सोचने की बात करते हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर समझाया था और दिखाया था कि अर्थ सन के आसपास घूमती है, ना कि सन अर्थ के आसपास। डेकार्टे को गैलीलियो के साइंटिफिक मेथड ने डीपली इम्पैक्ट किया। उन्होंने देखा कि गैलीलियो ने पुरानी सोच को चैलेंज किया और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नए कंक्लूजन्स तक पहुंचे। दूसरा बड़ा नाम फ्रांसिस बेकन का है। बेकन ने साइंटिफिक मेथड को कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को इंपॉर्टेंस दी गई। डेकार्ट को बेकन का अप्रोच पसंद था, लेकिन उन्होंने अपना मेथड डाउट और रीजनिंग पर बेस्ड बनाया। केपलर का काम भी उनके लिए एक इंस्पिरेशन था। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करते वक्त मैथमेटिकल फॉर्मूलेज का यूज किया। ये डेकार्ट के लिए प्रूफ था कि साइंस में सर्टेनिटी लाना पॉसिबल है अगर हम मैथ्स और रीजनिंग को कंबाइन करें। ये सारे इन्फ्लुएंसेस ने डेकार्ट को ये सोच दी कि अगर हम दुनिया को सही से समझना चाहते हैं तो हमें साइंटिफिक मेथड को अपनी थिंकिंग में इंक्लूड करना होगा। इसका मतलब था पुराने डोगमास को थोड़ा साइड में रखकर नए एक्सपेरिमेंट्स और सॉलिड रीजनिंग का सहारा लेना। डेकार्ट की सोच का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा था उनका मेथोडिकल डाउट यानी विचारात्मक संदेह, रेडिकल स्केप्टिसिज्म। इस मेथड के तहत डेकार्ट ने डिसाइड किया कि वो हर चीज पर डाउट करेंगे जो डाउट की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? डेकार्ट का मानना था कि अगर हमें नॉलेज का सच्चा बेस, एक फाउंडेशन, आधार बनाना है तो हमें उस नॉलेज को वहां से शुरू करना होगा जो बिल्कुल सर्टेन, बिल्कुल निश्चित हो, जिसमें बिल्कुल भी डाउट की जगह न हो। इसलिए उन्होंने एक एक चीज को डाउट करना शुरू किया। सबसे पहले सेंसरी नॉलेज यानी इंद्रिय ज्ञान को उन्होंने डाउट किया। हम अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों से दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, लेकिन डेकार्ट ने पूछा कि क्या हमारी सेंसेस हमेशा सही होती हैं? कभी कभी हम सपने देखते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं, पर जैसे ही हम जागते हैं पता चलता है कि वो सपना था। तो कैसे पक्का कहा जाए कि जो हम अब देख रहे हैं वो सच है? हो सकता है हम अभी भी सपने में हैं। इसी तरह उन्होंने सेंसरी नॉलेज को डाउट कर दिया। अगले स्टेप में डेकार्ट ने एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी डाउट करना शुरू किया। डेकार्ट ने कहा कि
कैसे हम पक्का कर सकते हैं कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वो वैसी ही है जैसी लगती है? जो चीज़ें हमारे बाहर है, यानी इंसान, पेड़, पहाड़, क्या उनका वैसा ही होना निश्चित है, या शायद ये हमारे मन के भ्रम है? डेकार्ट ने सब कुछ पर डाउट किया। ऐसे ही डेकार्ट ने मैथमेटिक्स पर भी डाउट किया। उन्होंने कहा कि क्या हमें मैथ की ट्रूथ्स पर भी 100% भरोसा हो सकता है? हो सकता है कोई डिसेप्टिव फोर्स ऐसी हो जो हमें गलत कैलकुलेशंस करवा रही है। अगर ऐसा है तो क्या मैथ भी सच्ची है? डेकार्ट ने कहा कि अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें सब चीज पर डाउट करना पड़ेगा। इस रेडिकल स्केप्टिसिज्म का मतलब था एब्सोल्यूट डाउट। डेकार्ट कहते हैं कि हमें सब चीजों पर डाउट करना चाहिए जब तक हम एक ऐसी चीज नहीं पाते जो बिल्कुल डाउट फ्री हो, एक ऐसी रियलिटी जो पूरी तरह निश्चित हो। रेडिकल डाउट करते करते एक मोमेंट आता है जब डेकार्ट कहते हैं सब कुछ डाउट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज को डाउट नहीं किया जा सकता, वो है मेरे सोचने को। अगर मैं डाउट कर रहा हूं तो इसका मतलब है सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं एग्जिस्ट करता हूं। यही थी डेकार्टे की सबसे फंडामेंटल डिस्कवरी, कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस एक स्टेटमेंट ने डेकार्ट को वो फाउंडेशन दे दी जिसमें डाउट की कोई जगह नहीं थी। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आप एग्जिस्ट करते हैं। आपका सोचना ही आपके होने का प्रूफ है। यहां पर उन्होंने एक फर्स्ट प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया जो पूरे सर्टेनिटी पर बेस्ड था। अब जब डेकार्ट ने अपने एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप था ये समझना कि नॉलेज कैसे गेन किया जाए। यहाँ उन्होंने रीजन यानी तर्क को सबसे इंपॉर्टेंट टूल बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सेंसेस यानी इंद्रियां अनरिलायबल हो सकती हैं, लेकिन हमारा रीजन हमेशा रिलायबल होगा अगर हम उसे लॉजिकली और केयरफुली यूज करें तो। डेकार्ट के अकॉर्डिंग रीजन वो शक्ति है जो हमें सच तक ले जा सकती है। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यानी जो हम इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं वो एक तरफ हो सकता है, डिसेप्टिव हो सकता है, लेकिन रीजन एक ऐसा टूल है जिससे हम उन ट्रुथ्स तक पहुंच सकते हैं जो डाउट के परे हो। डेकार्ट के लिए गॉड यानी ईश्वर की एग्जिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकें तो हमें अपने नॉलेज में सर्टेनिटी मिल सकती है। इसलिए उन्होंने एक ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया, यानी एक ऐसी रीजनिंग जो सिर्फ थॉट प्रोसेस के थ्रू गॉड का एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, बिना एक्सटर्नल प्रूफ या एक्सपीरियंस के। डेकार्टे ने कहा हम अपने मन में एक ऐसे परफेक्ट और इनफाइनाइट बीइंग यानी अनंत और पूर्ण अस्तित्व का आइडिया रखते हैं। ये आइडिया हमारे अंदर से नहीं आया क्योंकि हम खुद लिमिटेड यानी सीमित और इम्परफेक्ट हैं। अगर हम परफेक्ट और इनफाइनाइट बीइंग के बारे में सोच पा रहे हैं तो जरूर ऐसा कोई अस्तित्व होना चाहिए जिससे ये आइडिया आया हो। इस तरह उन्होंने ये कंक्लूड किया कि गॉड का एग्जिस्टेंस नेसेसरी है। उनका आर्गुमेंट कुछ इस प्रकार था। 1, हम अपने माइंड में परफेक्शन का आइडिया रखते हैं। पॉइंट 2, परफेक्शन का आइडिया हमारे जैसे इम्परफेक्ट बीइंग्स से नहीं आ सकता। और नंबर 3 माफ कीजिएगा, इसलिए ये आइडिया एक परफेक्ट बीइंग से आया है और वो परफेक्ट बीइंग गॉड है। डेकार्ट के लिए ये आर्गुमेंट लॉजिकल था क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने माइंड में जो परफेक्ट बीइंग का आइडिया रखते हैं वो गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। गॉड के बिना हमारे पास परफेक्शन का आइडिया नहीं होता। और अगर हम ये मान लेते हैं कि हम परफेक्शन का आइडिया रखते हैं तो हमें गॉड के होने को भी मानना होगा। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डेकार्ट की थॉट प्रोसेस का, गॉड एज द
फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। डेकार्ट ने कहा कि हमारी रीजनिंग और नॉलेज तभी ट्रस्टवर्दी हो सकती है जब उसका फाउंडेशन सॉलिड हो। उसके लिए गॉड का एग्जिस्टेंस इस फाउंडेशन का एसेंशियल पार्ट था। डेकार्ट ने अपनी क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज की थियरी को गॉड के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो आइडियाज हम क्लियरली और डिस्टिंक्टली समझ पाते हैं वो सच होते हैं, लेकिन कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि ये आइडियाज सच हैं? यहाँ डेकार्ट कहते हैं कि हम तभी श्योर हो सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारे थॉट्स में कोई डिसेप्शन यानी धोखा नहीं है, और गॉड जो कि परफेक्ट और ऑल गुड है कभी हमें डिसीव नहीं करेगा। इसलिए गॉड का होना गारंटी करता है कि हम जो क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज रखते हैं वो सच है। अगर गॉड न हो तो हमारे क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई हमें डिसीव कर रहा हो। डेकार्ट के अकॉर्डिंग गॉड का होना जरूरी है, क्योंकि गॉड ही वो गारंटी देता है जो हमें सच तक पहुंचाता है। यहाँ डेकार्ट के आइडियाज को थोड़ा अंसेल्म और एक्विनास के प्रूफ से कंपेयर किया जा सकता है। अंसेल्म ने भी एक ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गॉड को हमारी सोच में ऐसे डिस्क्राइब किया गया है एज द ग्रेटेस्ट बीइंग कंसीवेबल, जो सोचा जा सके उसमें सबसे बड़ी चीज। अंसेल्म कहते हैं कि अगर हम गॉड को ऐसे सोचते हैं तो वो सिर्फ माइंड में नहीं हो सकता, उसका होना रियलिटी में भी जरूरी है। एक्विनास का आर्गुमेंट थोड़ा अलग था। उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया जिसमें उन्होंने यूनिवर्स के कॉज को गॉड से कनेक्ट किया। एक्विनास ने कहा कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है और अल्टीमेटली फर्स्ट कॉज जो है वो गॉड है। डेकार्टे का प्रूफ लॉजिक और इंटरनल आइडियाज पर बेस्ड था, जबकि एक्विनास का प्रूफ एक्सटर्नल कॉज पर बेस्ड था। अब डेकार्ट के ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पर कई लोगों ने अपनी क्रिटिसिज्म भी दी। एक बड़े क्रिटिक थे डेविड ह्यूम। ह्यूम ने कहा कि आइडियाज सिर्फ आइडियाज हैं और उनका होना रियलिटी में होना जरूरी नहीं है। ह्यूम कहते हैं कि हम माइंड में जो कुछ भी सोचते हैं उसका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम यूनिकॉर्न के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिकॉर्न सच में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह गॉड का आइडिया होने का मतलब ये नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्रिटिक थे इमैनुअल कांट। कांट ने डेकार्ट की ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को चैलेंज करते हुए कहा कि एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट, मतलब होना कोई एट्रीब्यूट नहीं है। कांट कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि गॉड परफेक्ट है तो उसमें होना एक एडिशनल क्वालिटी नहीं हो सकती। एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती और एक चीज जो एग्जिस्ट करती है, उन दोनों में बस इतना फर्क होता है कि एक चीज रियलिटी में है और दूसरी नहीं है, लेकिन इससे उस चीज के एट्रीब्यूट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कांट कहते हैं कि डेकार्ट का आर्गुमेंट लॉजिकली फ्लॉड है, यानी गलत है। लेकिन डेकार्ट ने अपने आर्गुमेंट का डिफेंस भी किया। उनका मानना था कि हमारे माइंड में गॉड का आइडिया किसी और चीज से नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे माइंड की लिमिटेशंस है। अगर हम एक इनफाइनाइट और परफेक्ट बीइंग का आइडिया रखते हैं तो वो आइडिया जरूर किसी एक्चुअल परफेक्ट बीइंग से ही आया होगा। यह आर्गुमेंट डेकार्ट के पूरे सिस्टम के लिए सेंट्रल था, क्योंकि अगर गॉड को डाउट किया जाए तो उनका पूरा नॉलेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता। डेकार्ट के ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट का मेन फोकस ये था कि हम अपने माइंड में जो परफेक्शन का आइडिया रखते हैं वो गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। उन्होंने गॉड को अपने एंटायर फिलोसॉफिकल सिस्टम का बेस बनाया, जो नॉलेज और ट्रुथ को गारंटी करता है। हाँ, इस आर्गुमेंट पर काफी आलोचना जरूर हुई, लेकिन डेकार्ट के लिए ये प्रूफ जरूरी था, क्योंकि ये उनके क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज की थियरी को सपोर्ट करता था और पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता था।
डेकार्ट के मेन और रिवोल्यूशनरी आइडियाज में से एक था सब्सटेंस डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब होता है दो अलग चीजें, और डेकार्ट के अकॉर्डिंग इंसान दो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, माइंड यानी रेस कॉग्निटेंस और बॉडी रेस एक्सटेंसा। ये दो अलग प्रकृति यानी नेचर है। माइंड एक थिंकिंग सब्सटेंस है और बॉडी एक एक्सटेंडेड यानी फिजिकल सब्सटेंस है। माइंड वो चीज है जो सोचती है, समझती है और विचार करती है। डेकार्ट कहते हैं कि माइंड फिजिकल नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और आइडियाज को समझने का काम करती है, लेकिन ये मैटर या फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। इसलिए माइंड को किसी भी फिजिकल लॉ जैसे मोशन, शेप, साइज से नहीं समझा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ बॉडी यानी रेस एक्सटेंशन एक फिजिकल सब्सटेंस है जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ये एक एक्सटेंडेड चीज है जो स्पेस यानी स्पेस में जगह घेरने वाली चीज में होती है और जो फिजिकल लॉज के अधीन काम करती है। हमारी बॉडी एक मैकेनिकल मशीन की तरह है जो फिजिक्स के लॉज के अनुसार चलती है। डेकार्ट के लिए ये सेपरेशन क्लियर था। माइंड और बॉडी दो अलग नेचर के सब्सटेंसेस हैं। माइंड थॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बॉडी एक्शन और मोशन के लिए। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि डेकार्ट ने माइंड और बॉडी को कंप्लीटली सेपरेट नहीं किया। उनका मानना था कि ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे से संपर्क करते हैं। माइंड और बॉडी अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे डर के वक्त बॉडी का कांपना, और जब हमारी बॉडी में कुछ होता है जैसे चोट लगती है तो हमारे माइंड को पेन महसूस होता है। माइंड और बॉडी के सेपरेट होने की बात समझना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा फिलोसॉफिकल चैलेंज था। ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं? अगर माइंड एक नॉन फिजिकल चीज है और बॉडी एक फिजिकल एंटिटी है तो कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? ये प्रॉब्लम इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहलाता है। डेकार्ट इस प्रॉब्लम से अवेयर थे। उन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी का इंटरैक्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है, जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में एक छोटी सी ग्लैंड होती है। डेकार्ट कहते हैं कि ये ग्लैंड वो जगह है जहां माइंड और बॉडी का तालमेल होता है। इस ग्लैंड के थ्रू माइंड फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है और बॉडी के सिग्नल्स को रिसीव करता है। डेकार्ट के अकॉर्डिंग जब हमारा माइंड कोई डिसीजन लेता है जैसे हाथ उठाना, तो ये सिग्नल पीनियल ग्लैंड के माध्यम से बॉडी तक पहुंचता है और बॉडी रिएक्ट करती है। और जब हमारी बॉडी में कुछ होता है जैसे टच या पेन, तो सिग्नल पीनियल ग्लैंड के थ्रू माइंड तक पहुंचता है और हम उसे फील करते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन परफेक्ट नहीं था। कई फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है। पीनियल ग्लैंड एक फिजिकल पार्ट है, तो कैसे एक नॉन फिजिकल माइंड उससे इंटरैक्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन डेकार्ट के डुअलिज्म में एक बड़ी समस्या बन गया। डेकार्ट का डुअलिज्म बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा, लेकिन इस थियरी पर कई बड़े फिलोसोफर्स ने अपने विचार दिए और इनकी आलोचना की। सबसे बड़े स्पिनोजा थे। स्पिनोजा ने डेकार्ट के डुअलिज्म को रिजेक्ट करते हुए एक मोनिस्टिक फिलॉसफी दी। स्पिनोजा के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी दो अलग सब्सटेंसेस नहीं है, बल्कि एक ही सब्सटेंस के दो रूप हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि यूनिवर्स में सिर्फ एक सब्सटेंस है जो गॉड या नेचर कहलाता है और माइंड और बॉडी उसी के दो एट्रीब्यूट्स हैं। स्पिनोजा का ये मोनिज्म डेकार्ट के डुअलिज्म के बिल्कुल अपोजिट था। दूसरा बड़ा क्रिटिक थे लेबनिज। लेबनिज ने डेकार्ट के इंटरैक्शन प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी का आइडिया दिया। लेबनिज के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी का इंटरैक्शन सिर्फ इल्यूजन यानी भ्रम है। गॉड ने माइंड और बॉडी को पहले से इस तरह से सेट कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता। इस थियरी को प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी कहते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद डेकार्ट का डुअलिज्म मॉडर्न फिलॉसफी के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। उन्होंने
सबसे पहली बार माइंड और बॉडी को लॉजिकली सेपरेट करके देखा और ये क्वेश्चन उठाया कि कॉन्शियस थॉट और फिजिकल बॉडी का क्या रिलेशन है। आज के टाइम में भी कॉन्शियसनेस यानी चेतना और बॉडी माइंड रिलेशन के बारे में जितने भी मॉडर्न डिबेट्स होती हैं उनका फाउंडेशन डेकार्ट के डुअलिज्म से ही आता है। डेकार्ट के पूरे फिलोसॉफिकल सिस्टम का एक और सेंट्रल कॉन्सेप्ट था सर्टेनिटी यानी निश्चित ज्ञान। डेकार्ट को अपना फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बनाना था, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था कि ये फाउंडेशन कंप्लीटली सर्टेन हो, यानी ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल डाउट के परे हो। इस सर्टेनिटी तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक नया क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया, क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज। डेकार्ट कहते हैं कि अगर कोई आइडिया हमारे माइंड में क्लियर यानी साफ हो और डिस्टिंक्ट यानी विशिष्ट हो तो हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज वो होते हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस होते हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। जैसे आपको पता है कि 2 + 2 = 4, ये एक क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आपको इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आइडिया अपने आप में ही साफ और निश्चित है। क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज के बाद डेकार्ट का एक और कॉन्सेप्ट जो है वो है इननेट आइडियाज का। इननेट आइडियाज वो आइडियाज होते हैं जो हमारे माइंड के अंदर से आते हैं, मतलब हम इन्हें सीखते नहीं हैं बल्कि ये हमारी माइंड में पहले से होते हैं। डेकार्ट कहते हैं कि कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं जो हम अपने जन्म से ही लेकर आते हैं। ये आइडियाज हमारे एक्सपीरियंसेस से नहीं आते बल्कि ये माइंड के इनहेरेंट स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इननेट आइडियाज को समझना जरूरी है क्योंकि डेकार्ट के अकॉर्डिंग हमारी रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के बेस में यही आइडियाज होते हैं। इननेट आइडिया का एक एग्जाम्पल है गॉड का आइडिया। डेकार्ट कहते हैं कि गॉड का आइडिया भी हमारे माइंड में इननेट होता है। हम अपनी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से गॉड का आइडिया नहीं जनरेट करते। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे माइंड के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इनफाइनाइट यानी अनंत बीइंग का कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। ये इननेट आइडिया हमारे माइंड में एक ऐसे सोर्स से आता है जो इनफाइनाइट और परफेक्ट है, यानी गॉड। इननेट आइडियाज का कॉन्सेप्ट डेकार्ट के एपिस्टेमोलॉजी में एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उनके फर्स्ट प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड है। ये आइडियाज क्लियर और डिस्टिंक्ट होते हैं और इन्हें एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं बल्कि रीजन के बेसिस पर समझा जा सकता है। डेकार्ट का मानना था कि इन इननेट आइडियाज के थ्रू हम हायर ट्रूथ्स तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेस यानी इंद्रियों की। डेकार्ट के एपिस्टेमोलॉजी में सेंसेस का रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने सेंसेस को नॉलेज का प्राइमरी सोर्स नहीं माना, क्योंकि उनका मानना था कि सेंसेस अनरिलायबल हो सकती हैं। हम अपनी सेंसेस के थ्रू दुनिया को देखते हैं, जैसे हम अपनी आंखों से चीज़ें देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपने हाथों से छूते हैं। लेकिन डेकार्ट ने कहा कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हमेशा सच नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, कभी आपको कोई छोटी चीज़ दूर से बड़ी दिखती है या रात में आपको सपना सच लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारी सेंसेस कभी कभी हमें धोखा दे सकती हैं। डेकार्ट कहते हैं कि सेंसरी नॉलेज यूजफुल है लेकिन सर्टेन नहीं। सेंसेस हमें दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन तो देती हैं, लेकिन इन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर सर्टेनिटी चाहिए तो हमें रीजन का सहारा लेना होगा, क्योंकि रीजन हमेशा क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज तक पहुंचता है, जबकि सेंसेस कभी कभी गलत होती हैं। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनाया कि हमारा माइंड का रोल सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। जब हमारी आइज कोई ऑब्जेक्ट देखती है तो एक्चुअल क्लैरिटी तभी मिलती है जब हमारा माइंड उसे इंटरप्रेट करता है। इसलिए फाइनल नॉलेज सेंसेस से नहीं बल्कि माइंड के प्रोसेस करने के तरीके से आती है। यानी कि
माइंड का रोल सेंसरी इनपुट्स को करेक्ट करता है और एक्चुअल ज्ञान माइंड के थ्रू अचीव होता है। सेंसेस का रोल लिमिटेड होता है, वो हमारी बॉडी की फिजिकल वर्ल्ड से संपर्क का मीडियम है, लेकिन ट्रू नॉलेज को अचीव करने के लिए डेकार्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने रीजनिंग का यूज करना पड़ता है। डेकार्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में था, जिसे हम आज कार्टेशियन ज्योमेट्री कहते हैं। अगर आपने कभी ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ काम किया है, तो आप कार्टेशियन ज्योमेट्री का ही यूज कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट ने मैथमेटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। उस समय तक ज्योमेट्री और अलजेब्रा अलग अलग सब्जेक्ट्स माने जाते थे। ज्योमेट्री का मतलब था शेप्स और स्पेस का स्टडी करना, और अलजेब्रा का मतलब था इक्वेशंस और नंबर्स के साथ काम करना। दोनों को एक साथ सोचना मुश्किल लगता था, लेकिन डेकार्ट ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ दिया और ये रिवोल्यूशनरी था। उन्होंने एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया जिसमें आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को ज्योमेट्रिक फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को इक्वेशंस के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं और किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये एक ब्रिज बन गया अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच। डेकार्ट कहते हैं कि हर पॉइंट का एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जिसे हम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। यह आइडिया इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने पूरे मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर बदल दिया। इससे पहले लोग सिर्फ थ्योरेटिकल शेप्स के साथ काम करते थे, लेकिन डेकार्ट ने शेप्स और नंबर्स को विजुअली लिंक कर दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। ये सिस्टम हम आज भी यूज करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स हो या कंप्यूटर ग्राफिक्स। डेकार्ट सिर्फ एक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने साइंस में भी बड़े कंट्रीब्यूशंस किए। उनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स। डेकार्ट ने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड एक मशीन की तरह काम करती है जिसमें सब कुछ प्री डिटरमाइंड लॉज के हिसाब से होता है। उन्होंने यह सोच एरिस्टोटल और स्कॉलेस्टिसिज्म के आइडियाज के अगेंस्ट डेवलप की थी, जो फिजिकल वर्ल्ड को पर्पस ड्रिवन यानी मोटिव से चलने वाला मानते थे। डेकार्ट के लिए दुनिया एक मशीन थी जिसे आप फिजिक्स के लॉज से समझ सकते हैं। दुनिया के हर ऑब्जेक्ट और मोशन को मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता था। जैसे एक घड़ी के पार्ट्स एक स्पेसिफिक तरीके से चलते हैं, वैसे ही डेकार्ट कहते हैं कि यूनिवर्स के पार्ट्स भी नेचुरल लॉज को फॉलो करते हैं। फिजिक्स में भी डेकार्ट का काम इंपॉर्टेंट था। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए जो लेटर न्यूटन के लॉज के फाउंडेशन बने। डेकार्ट के मोशन के लॉज में एक इंपॉर्टेंट आइडिया था कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट तब तक मेंटेन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करती। ये आइडिया हमेशा हमने सुना है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे नहीं रोकती या नहीं चलाती। ऑप्टिक्स में भी डेकार्ट का काम नोटवर्दी है। उन्होंने लाइट के रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। डेकार्ट ने लाइट को भी एक मैकेनिकल फेनोमेनन की तरह देखा और इसे एक स्ट्रेट लाइन में मूविंग पार्टिकल्स के रूप में एक्सप्लेन किया। उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया जो हम आज भी ऑप्टिक्स में यूज करते हैं। यह लॉ बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। डेकार्ट का मैकेनिस्टिक व्यू दुनिया को समझने का एक नया साइंटिफिक तरीका था। उन्होंने वर्ल्ड को एक ऐसी मशीन की तरह देखा जो फिक्स्ड रूल्स फॉलो करती है और जिसे हम मैथ और फिजिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। न्यूटन ने डेकार्ट के मैकेनिकल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को अपने ग्रेविटेशनल लॉज और क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने डेकार्ट के मैकेनिस्टिक व्यू को फॉलो किया और पूरे यूनिवर्स को एक प्रेडिक्टेबल मशीन के रूप में समझा। न्यूटन का काम डेकार्ट के फाउंडेशनल आइडियाज पर ही बेस्ड था। अब हम डेकार्ट की मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी पर चर्चा करते हैं। डेकार्ट ने अपने 6 मेडिटेशंस के जरिए कैसे अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज को सिस्टमेटिकली डेवलप किया, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे।
मेडिटेशन 1, द नेचर ऑफ डाउट। मेडिटेशन 1 में डेकार्ट अपने फिलोसॉफिकल जर्नी की शुरुआत मेथोडोलॉजिकल डाउट से करते हैं। उनका मेन क्वेश्चन ये था कि हम कैसे पक्का करें कि जो नॉलेज हमारे पास है वो सच में ट्रू है। इस डाउट का मतलब ये नहीं था कि वो बस नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बल्कि वो सर्टेनिटी तक पहुंचने का एक तरीका ढूंढ रहे थे। डेकार्ट ने डिसाइड किया कि अगर हमें सच्ची नॉलेज चाहिए तो हमें सब कुछ डाउट करना पड़ेगा। वो हर चीज़ को डाउट के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमारी सेंसेस, एक्सटर्नल वर्ल्ड, यहाँ तक कि मैथमेटिकल ट्रूथ तक को वो क्वेश्चन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रेडिकल डाउट कहा जाता है। उन्होंने ये सोचा कि हमारी सेंसेस हमेशा रिलायबल नहीं होती। जैसे हम सपने देखते हैं जो हमेशा रियल लगते हैं जब तक हम जागते नहीं, तो कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि अभी जो दुनिया हमें दिख रही है वो रियल है? क्या ये भी सपना है? इस डाउट का मेन मकसद था पुरानी एजम्पशंस को साइड में रखना और एक ऐसा फाउंडेशन ढूंढना जो पूरी तरह सर्टेन हो, बिना किसी शक के। इस रेडिकल डाउट का लास्ट पॉइंट था इविल डेमन हाइपोथेसिस। डेकार्टे कहते हैं कि क्या पता कोई शक्ति यानी इविल डेमन हमें धोखा दे रहा हो और हमें हर चीज गलत दिखाई दे रही हो। अगर ऐसा है तो क्या सच में कोई चीज रियल है? ये डेकार्टे का एक्सट्रीम डाउट था, लेकिन ये उन्हें एक नई डिस्कवरी तक ले गया। मेडिटेशन 2 में डेकार्ट अपने डाउट के प्रोसेस में एक ऐसी चीज डिस्कवर करते हैं जो डाउट के परे है। कोगिटो एर्गो सम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने हर चीज पर डाउट किया सिवाय इसके कि वो डाउट कर रहे हैं। अगर मैं डाउट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं एग्जिस्ट करता हूं। ये डिस्कवरी डेकार्ट के पूरे फिलोसॉफिकल सिस्टम का फाउंडेशन बन गई। डेकार्ट कहते हैं कि ये थिंकिंग सेल्फ यानी सोचने वाला अस्तित्व ही वो सच है जिसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। मतलब चाहे आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड पर डाउट हो, आप अपने फिजिकल बॉडी पर डाउट करें, लेकिन आपके सोचने का प्रोसेस रियल है। आपके थॉट्स ही आपके होने का प्रूफ है। डेकार्ट इस मेडिटेशन में सेल्फ के नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा रियल सेल्फ माइंड है, एक थिंकिंग सब्सटेंस जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, भले ही फिजिकल वर्ल्ड रियल हो या न हो। इस सेल्फ के होने के लिए बॉडी जरूरी नहीं। इस तरह डेकार्ट माइंड और बॉडी को सेपरेट करते हैं और माइंड को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं। मेडिटेशन 3, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मेडिटेशन 3 में डेकार्ट अपनी नेक्स्ट डिस्कवरी करते हैं, यानी गॉड का एग्जिस्टेंस। उन्होंने रेडिकल डाउट के थ्रू सब कुछ क्वेश्चन किया था, लेकिन अब वो अपने क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज की सर्च में लग गए। डेकार्ट कहते हैं कि एक आइडिया जो क्लियर और डिस्टिंक्ट है वो सच हो सकता है, और उनके लिए गॉड का आइडिया एक क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया है। डेकार्ट कहते हैं कि हमारे पास इन्फिनिट और परफेक्ट बीइंग का आइडिया है, मतलब गॉड का आइडिया, लेकिन एक लिमिटेड बीइंग। जैसे हम इन्फिनिट बीइंग का आइडिया खुद नहीं जनरेट कर सकते। ये आइडिया हमारे माइंड में पहले से प्रेजेंट होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक इन्फिनिट और परफेक्ट बीइंग एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो। इसलिए उनके अकॉर्डिंग गॉड का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में गॉड का आइडिया उसी से आया है। डेकार्ट के लिए गॉड का एग्जिस्टेंस उनके पूरे फिलोसॉफिकल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो हमें ये गारंटी मिलती है कि जो हम क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज समझते हैं वो सच होते हैं। गॉड का होना उनके एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज का सिस्टम के लिए एसेंशियल था। मेडिटेशन 4, एरर एंड द विल। मेडिटेशन 4 में डेकार्ट एक्सप्लेन करते हैं कि एरर यानी गलती कहाँ से आती है। अगर गॉड परफेक्ट और गुड है और उन्होंने हमें बनाया है, तो हमारी रीजनिंग यानी तर्क में गलती क्यों होती है? डेकार्ट कहते हैं कि एरर तब होती है जब विल यानी इच्छा शक्ति इंटेलेक्ट यानी बुद्धि से ज्यादा एक्सटेंड कर जाती है। इंटेलेक्ट का काम है नॉलेज को समझना और विल का काम है डिसीजन लेना, लेकिन जब हम विल का यूज बिना क्लियर और डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग के करते हैं तब हम गलतियां करते हैं। मतलब जब हम बिना सोचे समझे किसी चीज को ट्रू या फॉल्स मानते हैं तब एरर होती है।
डेकार्ट के अकॉर्डिंग गॉड ने हमें फ्री विल दी है और ये एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, लेकिन गलती तब होती है जब हम अपने विल का सही यूज नहीं करते और बिना क्लैरिटी के डिसीजंस लेते हैं। इस तरह डेकार्ट ह्यूमन एरर को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि विल और इंटेलेक्ट के बीच का बैलेंस जरूरी है। मेडिटेशन 5, द एसेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स। मेडिटेशन 5 में डेकार्ट मटेरियल थिंग्स की एसेंस यानी प्रकृति को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे माइंड में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम शेप्स और क्वांटिटीज के आइडियाज को समझते हैं और उनका एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो ट्रुथ्स हम समझते हैं वो रीजन के थ्रू आते हैं, न कि सेंसेस के थ्रू। डेकार्ट के लिए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का एग्जिस्टेंस भी क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज के बेसिस पे है। जैसे हम एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, चाहे रियल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट ट्रायंगल एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन माइंड में ट्रायंगल का आइडिया क्लियर और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का एसेंस हमारे माइंड के आइडियाज के थ्रू समझा जा सकता है। मेडिटेशन 6, the existence of the external world and the distinction between mind and body। मेडिटेशन 6 में डेकार्ट कंक्लूड करते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस रियल है। उन्होंने पहले ही अपने माइंड के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था, लेकिन अब वो एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड को भी रियल मानते हैं। डेकार्ट कहते हैं कि अगर हमारे क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमें उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। इस मेडिटेशन में डेकार्ट माइंड बॉडी डुअलिज्म को और स्ट्रेंथन करते हैं। वो कहते हैं कि माइंड और बॉडी अलग सब्सटेंसेस हैं। माइंड एक थिंकिंग सब्सटेंस है और बॉडी एक एक्सटेंडेड सब्सटेंस। दोनों अलग प्रकृति के होते हुए भी इंटरेक्ट करते हैं। माइंड का काम सोचना है और बॉडी का काम फिजिकल वर्ल्ड में एक्ट करना। ये कंक्लूजन डेकार्ट के पूरे फिलोसॉफिकल सिस्टम का फाइनल पीस था। माइंड और बॉडी का सेपरेट होना और एक्सटर्नल वर्ल्ड का रियल होना, ये सब उनके क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज के फ्रेमवर्क के थ्रू एस्टेब्लिश होते हैं। तो ये था मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी का एक डिटेल ब्रेकडाउन। हमने डाउट के प्रोसेस से लेकर गॉड के एग्जिस्टेंस, एरर के नेचर और माइंड बॉडी डुअलिज्म तक का सफर समझा। चलिए अब हम डेकार्ट के इथिकल और मोरल थॉट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डेकार्ट को अक्सर हम उनके फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस के लिए याद करते हैं, लेकिन उन्होंने एथिक्स पर भी अपने विचार दिए हैं। हालांकि डेकार्ट का एथिक्स पर काम उतना डिटेल में नहीं है जितना उनका एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान का विज्ञान और मेटाफिजिक्स, लेकिन उनका मोरल फिलॉसफी का एक क्लियर पर्सपेक्टिव था। डेकार्ट के अकॉर्डिंग एथिक्स का मेन गोल था लिविंग वेल, यानी एक ऐसे जीवन का निर्माण जो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट की ओर ले जाए। लेकिन ये हैप्पीनेस सिर्फ प्लेजर या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पर बेस्ड नहीं थी। उनके लिए एथिकल जीवन एक ऐसे फाउंडेशन पर बेस्ड होना चाहिए जो रीजन से निश्चित हो। डेकार्ट ने कहा कि सच्चे सुख और जीवन की सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करते हैं और लॉजिकल रैशनल डिसीजंस लेते हैं। डेकार्ट ने कहा कि हमारी विल यानी इच्छा शक्ति फ्री है। इसका मतलब ये है कि हम अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जब तक हम अपने विल को रीजन के साथ अलाइन नहीं करते तब तक हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। यानी एथिकल जीवन जीने के लिए हमारे डिसीजंस रीजन पर बेस्ड होने चाहिए और हमें अपने इमोशंस को उसी के हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए। अब हम कंपेयर करते हैं डेकार्ट के एथिकल व्यूज को उनके समकालीन फिलोसफर्स के साथ, जैसे थॉमस होब्स और बाद के रेशनलिस्ट जैसे इमैनुअल कांट। थॉमस होब्स का एथिकल मॉडल डेकार्ट से काफी अलग था। होब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा था कि ह्यूमंस नेचुरली सेल्फिश और कॉम्पिटिटिव होते हैं। उनके लिए एथिक्स का बेस एक्सटर्नल लॉज और सोशल एग्रीमेंट्स पर था, जिसमें लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हॉब्स का मानना था कि सोसाइटी में एथिकल बिहेवियर तभी पॉसिबल होता है जब सब लोग अपनी फ्रीडम को एक्सचेंज करते हैं एक पावरफुल अथॉरिटी के अंडर।
जिसे वो सॉवरेन कहते हैं। हॉब्स का फोकस नेचुरल डिजायर्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर था, जबकि डेकार्ट का फोकस रीजन और सेल्फ कंट्रोल पर था। इसके कंट्रास्ट में इमैनुअल कांट के इथिक्स डेकार्ट से काफी क्लोजली अलाइंड थे। कांट ने अपने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था, जो एक यूनिवर्सल मोरल लॉ के रूप में एक्ट करता है। कांट के लिए इथिक्स का बेस भी रीजन था। उन्होंने कहा कि एक मोरल एक्ट वो होता है जो लॉजिकली यूनिवर्सलाइजेबल हो, मतलब आप जो कर रहे हैं अगर सब लोग वो काम करें तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। डेकार्ट का फोकस भी सिमिलर था, लेकिन कांट ने उस आइडिया को और ज्यादा फॉर्मलाइज किया और एक ऑब्जेक्टिव मोरल लॉ बनाया, जबकि डेकार्ट का एथिक्स थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड था, जो इंडिविजुअल के हैप्पीनेस और रीजन के बेस पर था। डेकार्ट का काम रेशनलिज्म का एक फाउंडेशन बना। रेशनलिज्म एक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है जिसमें यह माना जाता है कि रीजन यानी तर्क शक्ति से हम फंडामेंटल ट्रूथ्स को समझ सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस यानी अनुभव पर डिपेंड किए। डेकार्ट का ये विचार उनके एपिस्टेमोलॉजी के क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज से जुड़ा है, जिसमें वो कहते हैं कि रीजन के माध्यम से हम सर्टेनिटी तक पहुंच सकते हैं। रैशनलिज्म में ये आइडिया था कि कुछ ट्रुथ्स हमारे माइंड के अंदर इनेट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स या गॉड का आइडिया। डेकार्ट ने कहा कि ये आइडियाज हमारे सेंसेस से नहीं आते, बल्कि हमारे माइंड में पहले से प्रेजेंट होते हैं और रीजन के थ्रू हम उन्हें डिस्कवर करते हैं। यह विचार लेटर फिलोसफर्स जैसे स्पिनोजा और लेबनिज ने और डेवलप किया। लेकिन रैशनलिज्म का दूसरा बड़ा फिलोसॉफिकल स्कूल्स से क्लैश हुआ, जिसे हम एम्पेरिसिज्म कहते हैं। एम्पेरिसिज्म कहता है कि सारा नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। जॉन लॉक, जो एम्पेरिसिज्म के प्रोमिनेंट थिंकर थे, उन्होंने डेकार्ट के इनेट आइडियाज के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। लॉक के अकॉर्डिंग हमारे माइंड एक टेबुला रसा यानी ब्लैंक स्टेट होती है, और जो भी नॉलेज हम पाते हैं वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है। डेविड ह्यूम एक और एम्पेरिसिस्ट फिलोसफर थे। उन्होंने रैशनलिज्म के साथ ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से डिसएग्रीमेंट किया। ह्यूम कहते हैं कि हमारे रीजन पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमें ट्रू लगता है वो सिर्फ हमारे हैबिचुअल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है, न कि प्योर लॉजिक या रीजनिंग पर। ह्यूम का कहना था कि काफ़ी कुछ जो हमें रैशनल लगता है वो एक्चुअली ह्यूमन हैबिट्स और रेपिटेटिव एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होता है। इस तरह रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म के बीच का ये फिलोसॉफिकल क्लैश मॉडर्न थॉट के डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट बन गया। डेकार्ट का जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क था उसकी रिलेवेंस आज भी फिलॉसफी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस और मॉडर्न साइंस में कायम है। डेकार्ट ने डाउट को अपने पूरे थॉट प्रोसेस का सेंट्रल पार्ट बनाया था। उन्होंने ये सवाल उठाया कि हम अपने नॉलेज पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और कैसे हम सर्टेनिटी तक पहुंच सकते हैं। आज भी ये सवाल वैसे ही इम्पोर्टेंट है, चाहे हम फिलॉसफी में सोच रहे हों या मॉडर्न साइंस में ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहे हों। डेकार्ट के मेथोडोलॉजिकल डाउट का कॉन्सेप्ट आज के साइंटिफिक मेथड में भी दिखाई देता है। साइंस का मेन फोकस है एग्जिस्टिंग एजम्पशंस को चैलेंज करना, नए एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू नए ट्रुथ्स को डिस्कवर करना। ये वही अप्रोच है जिसे डेकार्ट ने अपने टाइम में स्टेब्लिश किया था कि हर चीज को डाउट करो जब तक आपको सर्टेनिटी न मिल जाए। एआई और मशीन लर्निंग जैसी फील्ड्स में भी डेकार्ट के विचार इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। जैसे जब हम एआई के फील्ड में सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन उठाते हैं तो ये वही सवाल है जो डेकार्ट ने कॉग्निटिव एर्गो सम के माध्यम से एक्सप्लोर किया था। अगर एक मशीन सोच सकती है या अपने होने का एहसास रख सकती है तो क्या हम उसे कॉन्शियस बीइंग मान सकते हैं? एआई और एथिक्स के सवालों में डेकार्ट के आइडियाज का इन्फ्लुएंस क्लियर दिखाई देता है। न्यूरोसाइंस में भी डेकार्ट के डुअलिज्म का प्रभाव अब तक बना हुआ है। हालांकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस माइंड और ब्रेन के कनेक्शन को प्योरली फिजिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो सर्च है माइंड क्या है और ये बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये डेकार्ट के डुअलिज्म से ही शुरू होती है। मॉडर्न रिसर्च कॉन्शियसनेस, फ्री विल और
परसेप्शन को समझने में डेकार्ट के सवालों का यूज करती है। उन्होंने जो मेथोडोलॉजिकल डाउट का प्रिंसिपल दिया वो आज के टाइम में साइंटिफिक इंक्वायरी, लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेसेस में भी यूज होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम अपनी एजम्पशन को क्वेश्चन करते हैं और लॉजिकली एनालाइज करते हैं कि सच क्या है। ये सब डेकार्ट के क्रिटिकल थिंकिंग के लेगेसी का ही पार्ट है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।